नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र में प्रश्नकाल के साथ ही हंगामेदार कार्रवाई देखने को मिली है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया। नए जिलों को खत्म करने को लेकर विपक्ष वेल में उतर आया। गतिरोध देखने को मिला। कल जिलों को लेकर चर्चा होगी तो वहीं स्पीकर ने कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं और सदन को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से चल रही है, हर मुद्दे को लेकर अमूमन देखा जा रहा है कि विपक्ष को हंगामा करना पड़ रहा है, सदन बमुश्किल चलाया जा रहा है। स्पीकर को यह तक कहना पड़ रहा है कि ना मैं सत्ता पक्ष या फिर ना मैं विपक्ष के दबाव में हूं, निष्पक्ष होकर के सदन को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। प्रकाश जी। आशीष जी, सरकार को आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल में राजस्थान की जनता को जो उम्मीद थी बीजेपी की गवर्नमेंट से, वो उम्मीदों पर बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रही, भजनलाल सरकार। इस वजह से हमको विपक्ष को जनहित में जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखने का एक अपनी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, और पब्लिक जो हमसे उम्मीद रखती है विपक्ष के नाते, वो हम सारी बातें रखते हैं। अभी जैसे विपक्ष से पब्लिक को उम्मीद थी कि किसान के मुद्दे पर आप हमारी बात रखो। किसानों को हमसे बहुत उम्मीद थी। किसान चाह रहे थे कि हमारी फसल का सही दाम मिले, एमएसपी मिले। ना बाजरे पे खरीद हुई एमएसपी की, ना गेहूं पे की हुई। तो किसान की बातों को हम सदन में बार बार रख रहे हैं। दूसरा था ईआरसीपी का। ईआरसीपी का मुद्दा, अभी बजट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमने सोचा शायद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। कोई नाम नहीं था ईआरसीपी का राष्ट्रीय परियोजना में। ऐसे ही यमुना जल समझौता का था, उसका भी कोई नाम नहीं था। और फिर मेन बात यह है, बीजेपी जो हमारे बनाए हुए जनहित के काम थे, जैसे 9 जिले खत्म कर दिए, 3 संभाग खत्म कर दिए, उसके बाद इनकी कैची चल रही है, स्कूलों पे चल रही है। उसके बाद जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, तरह तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी आरएस का झुंझुनू में पेपर पहले लिफाफा खोला हुआ मिला। तो हमारी विपक्ष के नाते जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान की जनता हमसे उम्मीद रखती है, तो इस उम्मीद पे हमको खरा उतरने के लिए जनहित के मुद्दों पर हमको सरकार से, जनता के बीच में आपने क्या किया वो हम सरकार से जवाब मांगते हैं। सरकार के पास इस चीज का कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। कल भी विधानसभा, कल नहीं परसों विधानसभा चली, आज चली, हमने सारे मुद्दे जनहित के रखे। और मेन बात थी, अभी ये परसों बिल लेके आए थे, धर्मांतरण बिल। उस बिल में कांग्रेस खिलाफ नहीं है उस बिल के, परंतु धर्म की राजनीति हो, राजनीति में धर्म नहीं हो, ये हम चाहते हैं। जो संस्थाएं धर्मांतरण जबरदस्ती करवा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी सरकार है, और कार्रवाई करके और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अभी जैसे कुंभ में लोग मरे, उनकी तो बात ही नहीं करते और धर्मांतरण की बात करते हैं। तो ये हमारे विपक्ष के नाते हमको ये सारी चीजें जनता के लिए लड़ना पड़ता है, और जनता हमसे इस चीज की उम्मीद करती है। बिल्कुल, आपने कहा धर्मांतरण बिल का आप विरोध नहीं करते हैं, कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई करने के लिए ही तो सख्त कानून बनाया गया, कानून बना करके तो कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या आशीष जी, बीजेपी की राजनीति है कि राजनीति में धर्म को लेके आती है, जबकि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेन बात ये, धर्म अपनी जगह, और ये इनकी सरकार है मॉनिटरिंग करके जबरदस्ती। देखो, धर्म का एक क्लियर रूल है कि कोई अपनी मर्जी से चाह रहा है तो ठीक है, परंतु जबरदस्ती गवर्नमेंट है तो जो संस्थाएं उनको रजिस्टर्ड देखे कि कौन क्या कर रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये हम भी चाहते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जनता की आवाज को विपक्ष सदन में उठाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि जनता की आवाज थी कि उपचुनाव की 7 सीटें जिनमें से मैक्सिमम पर विपक्ष काबिज था, वो सारी सीटें सत्ता पक्ष को दे दी, उनके कामकाज पर मोहर लगा दी। देखिए आशीष जी, ये रूल है, हमारी सरकार थी पिछली, उस टाइम पे उपचुनाव हुए, उपचुनाव का ज्यादातर रिजल्ट गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसके पक्ष में जाता है। फिर भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 200 सीट जीती थी, बाकी सीटों पे और बहुत कम मुकाबले में हम चुनाव हारे थे। पर जनता की जो उम्मीदें थी उन पे बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रही। पूरी 1 साल के अंदर अंदर किसान दुखी है, युवा दुखी है, महिला दुखी है, गरीब दुखी है, महंगाई से लोग त्राही त्राही त्रस्त हैं। महंगाई अपने आसमान को जबरदस्त छू रही है। अपने पूरे टाइम पे उच्चतम स्तर पर महंगाई इस टाइम
उच्चतम स्तर पर। तो गरीब आदमी अभी उम्मीद कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से कि कुछ पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो हमको महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान कुछ उम्मीद कर रहा था एमएसपी की, और भी बहुत उम्मीद कर रहा था। किसान फसल गारंटी बीमा की कर रहा था, किसान के सारे यंत्रों पे जीएसटी 18 या 28% लगता है। किसान सोच रहे थे शायद इसमें भी सरकार हमको कुछ राहत देगी, पर सरकार की तरफ से किसान शब्द का पूरे बजट में कोई उल्लेख नहीं था, ना रोजगार का। रोजगार पे राजस्थान, पूरे इंडिया में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा इस टाइम, और पूरे बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें आपको बेरोजगार के लिए कोई शब्द नहीं दिखा, मतलब रोजगार के नाम पे कोई शब्द नहीं था। ठीक है वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से प्रकाश जी ने कहा है कि आपकी सरकार जो वादा करके आई थी, पूरा एक साल जनता दुखी है और जनता की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। विपक्ष लगातार जनता की आवाज बन करके सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, सनातन संस्कृति में कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म है, जिससे इहलोक और परलोक संवर जाए और मानव का कल्याण हो, वह धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो एक ही हमारा लक्ष्य था, और वह था धर्मार्थ काम फलाए राज्यायन में, जिससे धर्म, अर्थ और कार्य की क्रियान्विति हो जाए। वही हमारे लिए, उसी प्रकार के राज्य को हम नमस्कार करते हैं। तो हमारे लिए पहला ध्येय है कि हम धर्म को मजबूत बनाएं, और धर्म राजनीति का नहीं, जैसे एक मिनट आप बीच में नहीं बोले, पूरी बात सुनिएगा। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, पूछना चाहता हूं कि आप नोट कर लीजिए, आपको बोलने का मौका दूंगा, आप नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या है? प्रकाश जी आप नोट कर लीजिए, आपको मौका दूंगा। आप धर्म की डेफिनेशन अगर ये चाहते हैं तो पहला तो, अगर भीष्म पितामह के रूप में धर्म की डेफिनेशन चाहते हैं तो धर्म यही है कि जो बलवान है, जो जैसा निर्णय करेगा वैसा ही धर्म है। लेकिन धर्म की अपनी अपनी इच्छानुसार व्याख्या हो जाती है, अपने अपने नियमानुसार, या जो जैसा मानता है वैसे व्याख्या हो सकती है। तो आप ये भाईचारा तानाशाही कर रहे हो देश में, यहाँ धर्म ठीक है? करेंगे बार बार ये मुद्दे से भटक जाएंगे। इस बात पे जाऊंगा कि जिस कांग्रेस ने इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया, जो कांग्रेस इस देश को धर्म के विशेष के आधार पर विशेष नियम बना सकती है, वो अगर राजनीति में धर्म की बात करती है तो इससे हास्यास्पद कांग्रेस की स्थिति हो ही नहीं सकती। आशीष जी, जो आपने कहा विधानसभा की स्थिति पर, मैं उसी पे आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतंत्र के तीनों जो प्रतिबिंब हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको मजबूती बनाने के लिए निरंतर कार्य करती आई है, अपनी स्थापना से लेकर आज तक, और उसी में विश्वास भी किया है। राजस्थान की भी स्थिति वही है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी सरकार जब बनी तो यह निर्णय किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय वासुदेव देवनानी जी ने इसी वर्ष यह निर्णय किया कि राजस्थान का विधानसभा सत्र जो पहले 30 दिन का होता था वह अब 40 दिन का होगा। तो कार्य तो हम बढ़ा रहे हैं ना, कार्य करने की अवधि हम बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, विधायिका मजबूत हो। नवाचारों से हमने विधानसभा की स्थिति और मजबूत की है, चाहे वह नेवा के प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे दूसरा विषय जो बड़ा है, ये जो कह रहे थे हम जनता के विषय वहां उठाना चाहते हैं। भैया जब आपकी सरकार थी ना, तब 5000 प्रश्न आज तक लंबित थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, तब तक लंबित थे पूरे 5 वर्षों के 5000 प्रश्न। एक ही वर्ष में माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने एक ही वर्ष में उन 5000 प्रश्नों का जवाब विधानसभा के माध्यम से दिलवाया। आखिर यह कैसे संभव हुआ? हमने तो कर दिखाया, आप तो 5 साल में उन सवालों का जवाब नहीं दिलवा पाए। वो तो जनता के हित के ही सवाल थे। क्यों? क्योंकि ना तो आपका व्यवस्थापिका में विश्वास था, ना आपका कार्यपालिका में विश्वास था, और न्यायपालिका तो छोड़ दीजिए, आप तो कोर्ट के ऊपर कई बार एलिगेशन लगा चुके हैं। अब दूसरा विषय आता है, धर्मांतरण बिल की बात कर रहे थे आशीष जी। आप देखिए राजस्थान का मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में आदिवासी बहुतायत से रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। वहां पे राजस्थान की स्थिति यह थी, जब कांग्रेस सरकार आई उससे पहले केवल 40 चर्च थे, ईसाई घर थे, 40 चर्च। आज जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले वहां पे 280 चर्च हो गए। 5 साल में 40 से 280 चर्च बन गए, और 1 लाख से अधिक आदिवासियों का धर्मांतरण कर दिया गया जबरन। क्या वह स्थिति ठीक है? क्या वहां का सामाजिक स्थिति बिगड़ी नहीं? क्या वहां की ताना बाना नहीं बिगड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम रोटी, माटी और बेटी की रक्षा करेंगे। तो वही है जो धर्मांतरण विरोधी बिल है, वह इसीलिए लेके आए हैं ताकि हमारी रोटी, माटी और बेटी की रक्षा हो सके। और इनके जो नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है, माननीय गंगापुर के विधायक, वो तो किसी धर्म में विश्वास ही नहीं करते। वो तो कहते हिंदू, मैं हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं करता, मेरा धर्म हिंदू नहीं है।
वो अगर इस प्रकार की बातें कहें कि धर्मांतरण विरोधी बिल नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, कांग्रेस क्यों नहीं चाहती इसे? क्योंकि कांग्रेस का हित केवल तुष्टीकरण की राजनीति में है। उन्होंने हमेशा धर्म के आधार पर इस देश को बांटा, धर्म के आधार पर विशेष नियम बनाए, धर्म के आधार पर कश्मीर में संविधान लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ एक ही कार्य था कि एक धर्म विशेष को विशेष लाभ दे दिया जाए। इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। किस आधार पर कह दिया भाई आपने मुसलमानों का हक है? वो भी तो एक धर्म के आधार पर हुआ। और यही नहीं आशीष जी, इन्होंने तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था भी कर दी थी। क्या यह उचित था? क्या यह न्याय था दूसरे धर्म के लोगों के साथ? और यही नहीं, इन्होंने हमेशा समान नागरिक संहिता का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर विशेष कानून बनाए थे, जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल जो आज केंद्र सरकार जिसके लिए कार्य कर रही है, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर ऐसे विशेष कानून बना दिए जिसके माध्यम से एक धर्म के लोग चाहे कुछ भी करें, उनके ऊपर कानून ही लागू नहीं होते। ये इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में भी चाहते हैं। और दूसरा विषय देखिए, किस किस प्रकार की बहस चाह रहे हैं राजस्थान विधानसभा में। इनके नेता विपक्ष कहते हैं कि भैया आपके यहां तो अडानी जी को बिजली के उसमें कुछ दिया जा रहा है, इसलिए बिजली के दाम बढ़ रहे हैं या कोयले के दाम बढ़ रहे हैं। अरे भैया आप तो यह बता दीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के जो खनन के वहां पे था क्षेत्र था, जिसको जो राजस्थान को अधिकार मिला हुआ था, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को क्यों पत्र लिखना पड़ा बघेल जी को कि हमारा जो खनन की जो खाने उन्हें चालू करने दीजिए? आपको तो वहां जमीन भी नहीं मिली, आपकी सरकार थी तो भी वहां जमीन नहीं मिल पाई, खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। उन्होंने क्या लिखा लेटर में? उन्होंने लिखा कि कोयला नहीं मिलने के कारण हमारे जो ताप या विद्युत घर है वो बंद हो जाएंगे, इस कारण राजस्थान का जो कानून व्यवस्था वो बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर भी वो नहीं माने। कितनी दादागिरी थी इनकी आपस में। ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, फिर भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। लेकिन आशीष जी स्थिति देखिए, उस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 40% अधिक दामों पर कोयला खरीदा था। क्या वह घोटाला नहीं था? भैया इसीलिए इनके मिर्च लग रही है, इसीलिए ये तमतमा रहे राजस्थान विधानसभा में, क्योंकि वो जो 40% अधिक का जो भ्रष्टाचार किया था ना, उसकी पोल पट्टी खुल रही है, उसके ऊपर विशेष जांच हो रही है। इसलिए इनको लग रहा है कि अगर वो सामने आ गया कि क्यों बढ़ाए गए दाम, क्यों खरीदा गया, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, तो जनता को क्या जवाब देंगे? जनता तो पहले ही उपचुनाव में हमारी जमानत जब्त करा चुकी है। मेरे मित्र कह रहे थे कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था। मैंने पहली बार राजनीतिक जीवन में ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति जमानत जब्त होने को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए कोई पार्टी, तो इससे बढ़कर तो कुछ कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं पुनः आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को अवगत कराना चाहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, 4 साल और जब तक यह सरकार है तब तक राजस्थान में लोकतंत्र मजबूत रहेगा, विधायिका मजबूत रहेगी, कार्यपालिका मजबूत रहेगी और न्यायपालिका भी मजबूत रहेगी। और उसी के माध्यम से जनता के कार्य हमारे संकल्प के अनुसार पूर्ण होकर रहेंगे, क्योंकि हम एक ही सूत्र पर कार्य कर रहे हैं और वह धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः। बिल्कुल। इसके अलावा किसानों की बात का जिक्र किया था अभी प्रकाश जी ने, कहा कि केंद्रीय बजट आया उसमें किसानों का जिक्र तक नहीं था। शायद मेरे मित्र केंद्रीय बजट को या तो पूरा ध्यान से नहीं पढ़ पाए या उसे सुना नहीं। अगर सुनते तो ये बात कह नहीं पाते, क्योंकि उस बजट में जैसा पहली बार ऐसा हुआ कि मध्यम आय वर्ग के लिए 12 लाख तक की छूट दे दी गई टैक्स पे, तो शायद उन्हें ये पच नहीं रहा, उन्हें ये पच नहीं रहा। देश के कितने लोग भाई आप कर देते नहीं आते तो टैक्स पर, लोगों को क्या था? अरे आप कर देते ना टैक्स पर है। लोगों को क्या था? 2014 से पहले तो आप शासन में थे, आपने क्यों नहीं किया? जब मध्यम वर्ग को कुछ विशेष फायदा देने जा रहे हैं, जब विशेष फायदा देने जा रहे हैं, तो आपको उसमें तकलीफ क्यों है? कांग्रेस को कोसने का अलावा कोई काम है क्या? इसमें कोसने वाली बात सरकार के, इन्हीं की सरकार के आप एक विषय बता दीजिए। आप यह कह दीजिए कि मैं इस टैक्स माफी के खिलाफ हूं, आप ये बोल दीजिए। इन्हीं की आप खिलाफ है क्या इस टैक्स माफी के? सुनो, अरे आप इस टैक्स माफी के खिलाफ है क्या? मध्यम वर्ग को जो लाभ पहुंचा आप उसके खिलाफ है क्या? कितने लोगों को लाभ पहुंचा? 143 करोड़ जनसंख्या में 3 करोड़ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। 140 करोड़ लोग कहां गए हिंदुस्तान के? अरे भैया टैक्स देना तो दूर की बात है, 12 लाख के स्लैब में जो आएंगे उन सबको फायदा हो रहा है। अरे आप कहां ले जा रहे हैं उस टैक्स स्लैब को? आप इसका मतलब मेरे मित्र पहले उस व्यवस्था को समझिए। आपकी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री इन्हीं की सरकार पे
भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। नहीं, वो तो आपकी सरकार के भी मंत्री ने लगाया था और पैदल मार्च भी निकाला था। इन्हीं की सरकार के प्रेजेंट कैबिनेट मंत्री जो कह रहे हैं कि 7 करोड़ की बजरी रोज बीसलपुर में निकल रही है। देखिए, अजमेर से जयपुर तक भी यात्रा निकली थी और आप ही की सरकार के उप मुख्यमंत्री इनकी उस यात्रा सरकार को की लेकर के वर्तमान निकले थे। स्थिति जो इनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, और जो बेचारे भ्रष्टाचार के आरोप से इतने प्रताड़ित हैं कि विधानसभा नहीं आ पाए। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर के कोई घोषणा देखने को नहीं मिली, केंद्र के बजट से बड़ी उम्मीदें थी राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, लेकिन बजट में ईआरसीपी को लेकर, राजस्थान को लेकर जिक्र नहीं हुआ। देखिए आशीष जी, यह एक ऐसी परियोजना जिससे राजस्थान समृद्धि की ओर आगे बढ़ चुका है। चाहे वह राम जल सेतु लिंक परियोजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो या देवास परियोजनाएं हो, कि हमारे कांग्रेस के मित्र तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस राजस्थान में यमुना जल समझौता पुनः हो सकता है। कि हरियाणा में इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये कुछ नहीं कर पाए। और अब जब ये हरियाणा में चुनाव थे तब तो इन्होंने यह भी वादा कर लिया था कि जो समझौता हुआ हरियाणा और राजस्थान के बीच, हम उसे खत्म कर देंगे। तो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? हरियाणा में तो कह रहे हैं कि हम उस समझौते को खत्म कर देंगे, और यहां कह रहे हैं समझौता ही नहीं हुआ। भैया, डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए आप। देवास लिंक परियोजना प्रथम राजस्थान में है, द्वितीय और तृतीय भी यहां पे लागू होने वाली है। इससे वागड़ क्षेत्र को और मेवाड़ क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। और जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और जिन्होंने कहा है कि राजस्थान की समृद्धि का विशेष कारण बनेगा यह परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना। ईआरसीपी अब राम जल सेतु लिंक परियोजना हो चुकी है, लेकिन मेरे मित्र वह नाम नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें तो राम के नाम की चिढ़ है। तो जब वो बार बार इस योजना को इसीलिए याद करना चाह रहे हैं कि भैया, भारतीय जनता पार्टी तो जो 9 जिलों में परियोजना थी उसका लाभ 21 जिलों में पहुंचाने जा रही है। और जिस परियोजना पे इतनी तीव्र गति से काम चल रहा है कि वह परियोजना आ गई तो राजस्थान में समृद्धि के नए द्वार खुल जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो यह कर लिया तो उपचुनाव में हमारी जो जमानत जब्त हुई है, वह जमानत पूरे के पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए इन्हें जलन है उस चीज से कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी यह कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए बार बार सिर्फ एक वही है इनके पास, आरोप की राजनीति, आरोप की राजनीति, उसके अलावा कुछ नहीं है। विधानसभा में भी यही स्थिति है। क्यों हो रही है आप देखिए, जब विधानसभा का सत्र चालू हुआ उससे पूर्व एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें नेता विपक्ष ने आश्वासन दिया था कि हम विधानसभा को सुचारू रूप से चलने देंगे और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन जब विधानसभा सत्र चला तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उन्हें लगा कि ये तो जूली जी की बात अगर चल गई तो ये मेरे से भी बड़े नेता बन जाएंगे। तो उन्होंने फिर हंगामा शुरू कर दिया। जूली जी बैठे हुए देखते रहते हैं, हंगामा तो जूली जी तो बैठकर देखते रहते हैं। जूली जी की बात को डोटासरा जी मानते नहीं है और फिर कह रहे हैं कि जूली जी कर रहे हैं। अरे भैया, जूली जी तो कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, आज की कार्रवाई देखिए आप। जूली जी कह रहे हैं, जूली जी अपने विधायकों से निवेदन कर रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, लेकिन उनके विधायक डोटासरा जी की बात में आकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है सदन नहीं चलने देंगे। तो ये इस प्रकार की जो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है ना, जो कांग्रेस राजस्थान में कर, राजस्थान की जनता देख रही है। इनको जवाब भी उपचुनाव में दे चुकी है, पूर्व में भी दे चुकी है और पुनः भी दे देगी। इसलिए आप जो गलत राजनीति के ट्रैक पे जा रहे हैं वो अभी भी समय है, समझ जाइए। एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो आपने वादा किया था सत्र चालू होने से पहले कि हम सुचारू रूप से चलने देंगे। और आशीष जी में दूसरा और विषय देखिए आप, जब इनकी सरकार थी, माननीय सीपी जोशी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब इन्होंने लोकतंत्र पे कितना बड़ा कुठाराघात किया था कि मीडिया को सदन से बाहर कर दिया था, मीडिया को आने नहीं देते थे। और दूसरा विषय आप देखिए, इनके समय में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था ही खत्म कर दी थी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने पूरक प्रश्न पूछने की विशेष व्यवस्था लागू की है। इन्हें जलन यही है कि आखिर ये सब ऐसा सुचारू कैसे चल रहा है, प्रश्न के बाद भी पूरक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की कभी आस्था ही नहीं रही लोकतंत्र में। ये तो आपातकाल लगाने वाले राज्य हैं। 100 से अधिक राज्यों में इन्होंने राज्यपाल शासन लगाया, जबरन लगाया। कितनी सरकारों को जो लोकतंत्र के आधार पर चुनकर आई उन्हें बर्खास्त कर दिया। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते ही नहीं। इसलिए राजस्थान में भी ऐसा ही कर रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा कैसे भी करके नहीं चलनी चाहिए। अगर चल गई तो हमारी पोल पट्टी खुलेगी, हमने जो भ्रष्टाचार किया वो सामने आएगा। इसलिए मैं समझता हूं अभी भी समय है, मेरे मित्र समझ जाइए। आपके माध्यम से हम तो यही निवेदन करेंगे, अपने अध्यक्ष को, अपने नेताओं को समझाइए कि राजस्थान की विधानसभा चलने दीजिए, जनता का हित होने दीजिए।
बिल्कुल, लेकिन जिलों को खत्म करने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर था, वेल में आना पड़ा और लगातार अपनी मांग पर अड़ा रहा कि इन जिलों को आखिर क्यों खत्म किया गया। जो जिले बनाकर जनता को राहत देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही थी, उस राहत को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। योजनाओं में कटौती करने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है, कोई नई योजनाएं लेकर के बीजेपी नहीं आ रही। देखिए, राहत उसे कहते हैं जो वास्तव में हो। जहां पे राहत केवल कागजों में हो तो फिर वो राहत ही किस बात की, चाहे स्कूलों हो, चाहे पेंशन हो। अनेकों लाखों ऐसे लोग मिले हैं जो फर्जी पेंशन जिनको दे दी गई। अगर उसे ही राहत कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि राज्य किस ओर जाएगा। ये तो बड़ा मुद्दा है विपक्ष का कि आपने स्क्रूटनी कर दी। बिल्कुल, निश्चित रूप से स्क्रूटनी नहीं। जो चिल्ला रहे थे, गरीबों का हित मार दिया आपने। जो लोग चिल्ला रहे थे पहले कि पेंशन रोक दी, पेंशन रोक दी, अब वो चिल्ला नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो फर्जी बिल थे, वो फर्जी पेंशन थी। किसानों को क्रेडिट कार्ड से मिलता था, उनका इन्होंने 12,000 रुपए का 60 लाख किसानों पे लाके रोक दिया। तो कटौती तो इनकी लेकिन केवाईसी करवाने के लिए जब आशीष जी आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आशीष जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा लोकसभा सेशन में। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसी भी व्यवस्था थी जिसमें भ्रष्टाचार ऐसा भी था कि कुछ लोग फर्जी आधार पर भी पेंशन ले रहे थे, कुछ लोग फर्जी आधार पर भी दूसरे बेनिफिट्स ले रहे थे। अगर हमने वह रोक दिया तो इन्हें जलन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हमने वो रोक के भी दिखाया, सबूत सहित दिया कि भैया इतने लोग फर्जी से ले रहे थे। और राजस्थान में भी वही स्थिति हुई। अब हमने रोक दिया क्योंकि अभी तक कई चीजें ऐसी है जो सामने जब आएगी तब आप भी सोचेंगे ये क्या किया कांग्रेस ने, ऐसा क्यों किया। अभी थोड़ा विचार कीजिए। कच्चा चिट्ठा तैयार किया जा रहा है पूर्ववर्ती सरकार का। पूर्ववर्ती सरकार के राज में जिस प्रकार से लूप होल्स थी, उन लूप होल्स को बंद करने का काम बीजेपी कर रही है, इस प्रकार का कहना है वीरेंद्र जी का। प्रकाश जी। आशीष जी देखिए, बीजेपी वालों की राजनीति है सिर्फ कांग्रेस को कोसना। वहां मोदी जी नेहरू जी को कोसते हैं, इंदिरा जी को कोसते हैं, राजीव जी को कोसते हैं, जबकि आपको सत्ता में हुए 11 साल केंद्र में हो गए, राजस्थान में आपकी सरकार है। भाई जनता उम्मीद कर रही है, उन उम्मीदों पे खरा उतरो। किसान उम्मीद कर रहा है, युवा उम्मीद कर रहा है, उन पे खरा उतरो। सिर्फ कांग्रेस को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। दुर्भावना कांग्रेस से रखो, जनता से तो मत रखो। ये आज भी सिर्फ कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये किया। अरे सत्ता में आप आए हो तो आप जनता को जवाब दो, क्या करोगे। उसका जवाब तो जनता को मिल ही नहीं रहा। सिर्फ कांग्रेस पे टिक जाओगे तो दुर्गति आपकी भी तय है। ये तो श्योर है कि आप सोच रहे हो ना कि कांग्रेस को कोसने से हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं, जनता जो उम्मीद कर रही है आपसे, आप शासन में आए हो, सत्ता में आए हो, तो उस पर खरा उतरो। किसान उम्मीद कर रहा है। लेकिन कल ही जो बयान सामने आया है, राहुल गांधी का लोकसभा में बयान देखने को मिला है कि बेरोजगारी का तोड़ ना यूपीए निकाल पाई, तो उन्होंने अपनी सरकार को भी घेर लिया। आशीष जी, राहुल जी ने घेरा नहीं था। राहुल जी ने सत्य बात बोली थी कि बेरोजगारी की दर हमारे टाइम तो थी जो थी, पर अब इतनी अनकंट्रोल हो गई जिस पे कोई सरकार सोच नहीं रही है। बेरोजगारी आपने पूरे बजट में देखा होगा, कहीं रोजगार शब्द का उल्लेख था, नई भर्तियों का उल्लेख था। युवा इतनी उम्मीद कर रहा। अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, 32,000 वैकेंसी थी, 2 करोड़ फॉर्म आए थे, 2 करोड़ फॉर्म। तो युवाओं को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ रोजगार की नीति लेके आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नीति नहीं लेके आई, रोजगार शब्द का नाम ही नहीं था। तो राहुल जी ने कहा कि बेरोजगारी दर इतनी जबरदस्त बढ़ रही है, तो रोजगार के बारे में सरकार सोचे। जवाब ले लेते वीरेंद्र जी से। फर्स्ट देखो आप डॉलर, पहली बार डॉलर एक करके जवाब ले लो, रोजगार पे जवाब ले लो, रोजगार पे जवाब ले लो वीरेंद्र जी। देखिए आशीष जी, हमारे मित्र ये भूल चुके हैं कि भारत की स्थिति क्या थी, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे सामाजिक ताना बाना हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। आपने मणिपुर को साल भर हो गए जलाते, उस पे तो जवाब दे दो। मणिपुर पे किस चीज पे जवाब दे दो। मणिपुर आपने खत्म कर दिया, आपने पूरा मणिपुर खत्म कर दिया, और आपने जम्मू में काम किया, उसका रिजल्ट आया कि आप विधानसभा चुनाव हारे। मुझे पता था, मुझे पता था जम्मू में जो आपके यहाँ पे जो तीर चला है ना, आपके तुष्टीकरण की राजनीति पे, वो आपका तीर सामने हर बार आएगा, हर बार आएगा आपका वह घाव, आपका वह घाव हर बार आएगा। क्योंकि जिस धर्म के आधार पर आपने जम्मू कश्मीर की स्थिति की थी ना, वो पूरा देश देख रहा है। भाईचारा आपका देख चुके हैं हम। द्वेष भाव, भाईचारा खत्म कर दिया। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री जो बेचारे ने 5 साल विपक्ष में रह के काम किया और गवर्नमेंट लेके आए, और आज इन्हीं के शासन में वो आदिवासी नेता को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो बेचारे विधानसभा नहीं आ पा रहे। आपका हो चुका है। ठीक है वीरेंद्र जी।
मेरे किरोड़ी लाल जी मित्र को आप क्या जवाब ठीक है, देना चाहते हैं? जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले बताइए। लीजिए, जवाब ले किरोड़ी लीजिए। लाल जी जी, को हाँ, किरोड़ी लाल 5 जी तो साल आप आपसे भी उन्होंने- बोलने दीजिए। आपसे भी जवाब चाहते हैं किरोड़ी लाल जी, तो उनको नहीं, आप भी आपसे तो मांग जवाब रहे हो। दीजिए। सत्ता वो अरे विधानसभा हमारे नहीं तो आ पा मंत्री रहे। है, हमारे से तो जवाब भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, हम देंगे भी। दो जवाब उनको अब जिस बेचारे विषय की आ आप नहीं पा बात रहे। कर रहे आप थे बात रोजगार करते हो की, बहुत ईमानदारी की ठीक है, उसकी। जवाब ले लीजिए प्रकाश जी, जवाब जिस ले लीजिए। रोजगार विषय की बात कर रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि यूपीए ने क्या किया था। और एनडीए की रोजगार की बात रही तो आशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली ऐसी सरकार बनी जिसने युवाओं के सपनों को साकार केवल कितने कितने लोगों को रोजगार फिर- दिया? पहले 10 करोड़ बोला, फिर 6 करोड़ बोला, फिर 2 करोड़ बोला और लास्ट में 32,000। आपने कितने युवाओं को रोजगार मेरे दिया? मित्र, आप मुझे लगता नहीं, है कहीं आपके बजट नहीं, इन में- दिनों में कहीं इटली जाके नहीं, आए नहीं, हैं आप? आपके बजट में इन दिनों क्लियर में नहीं इटली था जाके आए कि हैं 10 क्या? करोड़ नौकरियां देंगे, 6 करोड़ देंगे, अरे इन दिनों फिर में 2 इटली करोड़ जा- देंगे। इन मैं क्या दिनों कह रहा में इटली हूं, जाके आए हैं आपने क्या युवाओं आप? को कितनी नौकरियां दी? आप- घोषणा पत्र में नहीं था? आपके बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं था क्या कितनी नौकरियां देंगे? चलिए, अब कितने जवाब लोगों को जवाब दी? तो ले लीजिए, सुन तो सुनना लीजिए। चाहेंगे? सुन तो हाँ, बताओ। लीजिए। मेरे बजट में मित्र कहीं क्या उल्लेख है हो तो? कि आशीष जी, मेरे मित्र राहुल गांधी जी के साथ दूसरे देशों की यात्राएं करके आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि भारत में क्या हो रहा है। उन्हें यह पता नहीं है कि मुद्रा लोन के माध्यम से कितने लोग केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन चुके हैं। उन्हें यह पता नहीं, राजस्थान में पहली बार 54,000 चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान की सरकार करने जा रही है। उन्हें यह पता नहीं कि 81,000 भर्तियों का भर्ती कैलेंडर राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी तक उसी अवस्था में है जो 5 साल की कांग्रेस छोड़ के गई थी। इन्हें तो वही पता है कि पहले केवल वैकेंसी निकाल दो और वैकेंसी को ऐसा निकालो कि वो या तो कोर्ट में लटक जाए या उसका पेपर लीक हो जाए, भर्ती हो ही नहीं पाए। इनका तो भैया आरोप था कि आपके राज्य में भी बैक अब टू बैक राजस्थान में वो व्यवस्था नहीं है। वीरेंद्र अब जी, आप पर राजस्थान आरोप में- लगाया। अब राजस्थान में पेपर लीक भर्ती का आरोप का लगाया। पूर्ण कैलेंडर निकाल दिया गया और उसी आधार पर परीक्षाएं भी हो गई। वो इन्होंने परीक्षाएं हमारे- बिना पेपर इन्होंने लीक के पुराने होगी। मगरमच्छ कितने पकड़े? आशीष जी पूछो, पुराने जो मगरमच्छ पकड़े गए वो कितने आपके पकड़े? कार्यकर्ता एक नहीं भी थे क्या? IAS, एक भी RS, जो एक पकड़े भी- गए वो आपके अभी आपने कार्यकर्ता पेपर नहीं लीक थे का आरोप क्या? लगाया प्रकाश जी, पेपर लीक का आरोप लगाया आपने। बीजेपी राज्य में जो परीक्षाएं उनमें पेपर लीक का आरोप लगाया। अभी वीरेंद्र जी, पेपर लीक आपके राज्य में हो रहा है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया प्रकाश मेरे जी। मित्र, आरोप नहीं, सिद्ध करके दिखा दे, सिद्ध करके दिखा दे। ना इनके अध्यक्ष सिद्ध करके दिखा पाए, ना इनके नेता विपक्ष सिद्ध करके अभी दिखा। अब सिर्फ कोई आरोप बड़ी- नहीं, कोई बड़ी सिर्फ एग्जाम आरोप तो लगा नहीं, रहे। पर अभी और 4 कोर्ट एग्जामों ने के तो पेपर यह लीक तय हुए। कर दिया, अभी अब 4 इनके एग्जामों के नेताओं ने पेपर लीक विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था। जबकि जब इनकी सरकार थी तब ये कह रहे थे ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर लीक नहीं हुआ। अब कोर्ट ने कह दिया ये पेपर भी लीक हुआ। और इनकी सरकार में जब नेता मंत्री थे, इनकी सरकार में जब अध्यक्ष मंत्री थे, तब कहते थे कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। तो आपके और अब पास विधानसभा मौका में था, कह रहे रद्द करने नहीं, का अब मौका विधानसभा था। में कह रहे हैं कि नहीं, वो पेपर आपके लीक पास हुआ रद्द था। करने ये का डबल मौका था। स्टैंडर्ड की राजनीति है विधानसभा में आपकी। रद्द करने की मांग कर रहे हो क्या? आपके विधानसभा में पास- क्यों नहीं उठाती कांग्रेस? आपके पास मौका था रद्द कांग्रेस करने का, क्यों आपने नहीं क्यों उठाती सदन में इस बात की मांग कि आशीष जी, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए? इस बात का मुद्दा क्यों नहीं सदन में रख रही है नहीं, प्रकाश इन्होंने जी? कमेटी बनाई, SIT इन्होंने क्या बनाई। पता कुछ किया? नहीं, नहीं, उनको कुछ छोड़िए, किया हो तो विपक्ष उसमें- अपना धर्म निभाए, विपक्ष अपना धर्म निभाए। हाँ, तो- विपक्ष अगर लगता है कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ठीक ढंग से नहीं की, सरकार तो इनकी उसमें है ना, अगर- तो कार्रवाई हम आप- थोड़ी करेंगे। आप भाई, कह रहे हैं सरकार पेपर तो लीक इनकी को है, रद्द कार्रवाई क्यों नहीं करो। किया गया? आप तो अगर- यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके समय पेपर लीक हुआ था, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं, तो आप भी तो- आप जनता से बोल दीजिए क्या? ना कि नहीं, हम हम क्या माफी बोले चाहते जनता हैं। से? क्यों? आप खुद आपने देखो ना। पेपर लीक हुए आपके समय, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो आप आप रद्द जनता क्यों से? नहीं कर रहे? आप रद्द करने की तो हिम्मत अरे रखो। रद्द ही नहीं, वो रद्द भी होगी, कब रद्द उसमें जो होगी? हाईकोर्ट गलतियां हैं में- उसे भी हाईकोर्ट माना रद्द करेगा, जाएगा। आपने तो और दिखाया ही जिन्होंने नहीं ये रद्द करने गलती के की साथ। वो जेल में भी जाएंगे। आपने तो रद्द करने का चलिए। साथ दिखाया ही नहीं। चलिए, आप समय की सीमा इंतजार है। कीजिए मेरे मित्र, जेल में जाने की ठीक है। तैयारी कर लीजिए आप। ठीक है, एक समय को की नहीं सीमा भेज सकते है। आप। चलिए, एक चले को- गए, एक चले को- गए। आज तक चलिए, कितने समय गए? की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट में आप दोनों से चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और अब केंद्र के बाद प्रदेश के बजट से प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार से डबल उम्मीदें हैं। प्रकाश जी क्या कहेंगे 1 मिनट में? आशीष जी, राजस्थान की जनता हमेशा उम्मीद रखती थी इस गवर्नमेंट से कि किसान, युवा, मजदूर सारे लोग उम्मीद करते थे कि भजन लाल सरकार कुछ देगी तोहफा। 1 साल हो गए, हर वर्ग इनसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान, युवा, व्यापारी सारे वर्ग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और हम जनता के मुद्दों को लगातार राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे वीरेंद्र विपक्ष के जी, नाते। हर वर्ग ठगासा महसूस कर रहा है। जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और अब बजट है, बजट से बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर आई थी और उसी पर कार्य कर रही है। और जो वादे किए जनता से, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनको 55% पूर्ण भी कर चुकी है।
कुछ लोगों को वो दिखेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो गांधी परिवार की एक चश्मे का फ्रेम लगा चुके हैं, उन्हें सिर्फ गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो राजस्थान जो समृद्धि के द्वार पर खड़ा हुआ है, जहां समृद्धि आती हुई दिख रही है, वो उन्हें कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने कभी ये कार्य किए नहीं। उन्होंने तो अपनी सरकार होते हुए कुछ नहीं कर पाए, और वो अब कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा राजस्थान में ऐसा हो ही नहीं तो हम पुनः कुछ कह पाए, लेकिन ये कहने योग्य रहेंगे ही नहीं। हम 55% अपने संकल्प को पूर्ण कर चुके हैं, और रहे भी जो नया बजट आने वाला है उसमें भी इतनी घोषणाएं होगी, इतने कार्य होंगे जो क्रियान्वित भी हो चुकी है। पुराने बजट की कई सारी क्रियान्वित भी हो चुकी है। अभी देखिए, कल ही 4 नई पॉलिसियां स्वीकार कर ली गई है। 15 पॉलिसियों का पहले ही हम लोग सामने ला चुके हैं, और 4 नई पॉलिसियों पे भी कल भी स्वीकार्यता हो चुकी है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान की समृद्धि का है, और जिस प्रकार से 2047 में विकसित भारत की कल्पना साकार होगी, ठीक उसी प्रकार राजस्थान भी विकसित राजस्थान बनाकर हम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और बजट आने वाला है। बजट से बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। जिस प्रकार से आश्वासन दिया है बीजेपी प्रवक्ता ने, देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता को राजस्थान के बजट से क्या कुछ नई घोषणाएं मिलती है, क्या कुछ हर वर्ग को मिलता है।